हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आईबीपीएस आरआरबी पी और क्लर्क एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, इसमें आज क्लास नंबर 5 4 क्लासेस हो चुकी हैं। तो उम्मीद है आपने फर्स्ट 4 क्लासेस जरूर देखी होंगी। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो ये रहा बच्चे क्वेश्चन नंबर 1, पाइप्स एंड सिस्टम से है। देखो जी क्या लिखा हुआ है। A full tank gets emptied in 8 minutes due to the presence of leak in it. On opening a tap which can fill the tank at the rate of 9 liters per minute, the tank gets emptied in 12 minutes. Find the capacity of the tank. बच्चे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन समझने की आप कोशिश करो। एक हो रही है यहाँ पे लीकेज की बात। लीकेज को हम नाम दे देते हैं ए। ये पूरे भरे हुए टैंक को 8 मिनट में क्या कर देता है, खाली कर देता है। आगे लिखा हुआ है जब दो की दोनों दोनों पाइप्स मिलकर काम कर रही है। दोनों पाइप्स मतलब एक लीकेज और एक भरने वाली पाइप जब मिलकर काम करती है तो भी टैंक खाली हो रहा है। लेकिन कितने मिनट्स में खाली हो रहा है? 12 मिनट्स में खाली हो रहा है। एक काम करते हैं, भरने वाली पाइप पाइप को हम नाम दे देते हैं बी। तो जब लीकेज और भरने वाली पाइप दोनों मिलकर काम करते हैं तो भी टैंक खाली हो रहा है, लेकिन कितने मिनट्स में? 12 मिनट में। इतना समझ आया? मतलब ए भी नेगेटिव काम कर रहा है और जब दोनों पाइप्स मिलकर काम करती हैं तो भी टैंक खाली ही हो रहा है, तो भी नेगेटिव काम ही हो रहा है। अब फटाफट बच्चे वर्क लेट करो, टैंक लेट करो। टैंक कितने यूनिट्स का है? इन दोनों का एलसीएम लेके हम लेट कर सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम बन जाएगा जी 24 यूनिट्स। इतना समझ आया? तो जो 24 यूनिट्स का टैंक है इसको लीकेज खाली कर देता है 8 मिनट में। तो प्रति मिनट कितना खाली कर रहे हैं? 3 यूनिट्स पर मिनट। इतना समझ आया बच्चे? अब आ जाओ जी ए एंड बी के ऊपर। 24 यूनिट जो है ए और बी मिलकर खाली कर देते हैं 12 मिनट में। तो ए एंड बी का स्पीड क्या बन गया? तो अच्छा, ये भी नेगेटिव स्पीड है, ये भी नेगेटिव स्पीड है। नेगेटिव स्पीड क्यों कहा मैंने? क्योंकि जब ए काम करता है तो भी टैंक खाली हो रहा है, और जब ए और बी मिलकर काम करते हैं तो भी टैंक खाली ही हो रहा है। इतना समझ आया बच्चे? अब ध्यान दो, लॉजिकली सोचो। ए का खाली करने वाला स्पीड 3 है। ए का खाली करने वाला स्पीड 3 है, और बी के जुड़ने से खाली करने वाला स्पीड, ये खाली होने वाला जो स्पीड है बी के जुड़ने से, ये कम हो गया। क्यों कम हुआ बच्चे? क्योंकि बी क्या कर रहा होगा? भर रहा होगा। यदि बी भी खाली करता तो नेगेटिव स्पीड बढ़ जाता, 3 से 4 हो जाता, 5 हो जाता, 6 हो जाता। लेकिन बी के जुड़ने से खाली करने वाला जो स्पीड है वो कितना रह गया जी? 2 रह गया। 1 यूनिट से कम हो गया। मतलब ये जो एक स्पीड कम की है वो किसने की है? बी ने की है। तो इस यहां से हम लॉजिक लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो बी का स्पीड है वो है 1 यूनिट पर मिनट। समझ आया बच्चे? बी कौन? भरने वाली टैप। तो भरने वाली टैप का हमने स्पीड निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ रेशियो। कितना निकाल लिया बच्चे? 1 यूनिट। ध्यान देना, आंसर आने वाला है 1 यूनिट पर मिनट। ये भरने वाली पाइप का स्पीड है। समझ गए? और भरने वाली पाइप का स्पीड आपको क्वेश्चन में गिवन भी है। कितना दिया हुआ है? 9 लीटर्स पर मिनट। तो इस स्पीड को इस स्पीड से जो क्वेश्चन में गिवन है कंपेयर किया जा सकता है। तो मैं बोल सकता हूं 1 यूनिट पर मिनट का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है 9 लीटर्स पर मिनट। इतना समझ गए बच्चे? तो यहां देखो, आप मिनट से मिनट कट गया, तो जो 1 यूनिट का वैल्यू है वो कितना आ गया जी? 9 लीटर के बराबर। यहां तक की कहानी समझ आई बच्चे? 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 9 लीटर्स। अब क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है? टैंक का वॉल्यूम बताओ, टैंक की कैपेसिटी बताओ। टैंक हमने लेट किया हुआ कितने यूनिट्स का? 24 यूनिट्स का। अगर 1 यूनिट 9 लीटर के बराबर, अगर 1 यूनिट 9 लीटर्स के बराबर है बच्चे, तो 24 यूनिट्स का वैल्यू पूछा हुआ है, टैंक की कैपेसिटी पूछी हुई है। तो अगर एक हिस्सा 9 लीटर्स के बराबर है तो 24 हिस्से किसके बराबर होंगे? 24 से गुना कर दो, कितना आ गया जी? 216 लीटर्स। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? सी ऑप्शन आंसर। आया समझ के नहीं आया? तो ये क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका जो है ये है। समझ गए बच्चे? समझाने में भले ही टाइम लगा, लेकिन एक बार चीजें समझ आ जाए फिर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में टाइम नहीं लगता है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से स्टेटमेंट समझो बच्चे। सबसे पहले तो आप क्या लिखा हुआ है? ए लेंट रुपीज 1200 टू बी फॉर 3 years एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, and rupees 1000 to C for the same time at the same rate. If he gets rupees 50 more than B, then from C, then the rate percent is। बच्चा देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ए ने बी को उधार दिया 1200 3 साल के लिए। ए ने सी को भी उधार दिया। कितना उधार दिया जी? 1000 रुपए। वो भी 3 साल के लिए दिया और सेम रेट से उधार दिया। अब सवाल में यह लिखा हुआ है आगे कि ए ने बी से जो ब्याज कमाया वो सी के कंपैरिजन में 50 रुपए ज्यादा है। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। देखो जी बच्चे, एक चीज का ध्यान दो। वैसे तो फॉर्मूले से इक्वेशन वगैरह बना के भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन जरा लॉजिकली सोचो आप। 50 रुपए ज्यादा कमाई क्यों हुई?
क्योंकि ए ने बी को जो उधार दिया वो सी की तुलना में 200 रुपए ज्यादा दिया। जब टाइम सेम है, रेट सेम है, तो 50 रुपए ज्यादा किस वजह से कमाए जा रहे हैं? किस वजह से ज्यादा कमाए 50 रुपए? क्योंकि उसने ए ने बी को 200 रुपए उधार ज्यादा दिया। कहने का मतलब ये हुआ बच्चे, 50 रुपए का जो ब्याज हम कमा रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, 50 रुपए का जो इंटरेस्ट बना है 3 साल में बना है, तो पर ईयर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हर साल 50/3, हर साल 50/3 रुपीज ज्यादा कमा रहा है ए बी से, किसकी तुलना में, सी के कंपैरिजन में। समझ गए क्यों बच्चे? क्योंकि ए ने जो बी को उधार दिया है वो सी की तुलना में 200 रुपए ज्यादा दिया है। इतने रुपए ज्यादा कमा रहा है किसकी वजह से, 200 रुपयों की वजह से। किस रेट से, इंटू 100। ये आपका आंसर बन गया। देखते हैं कितना बनता है सिंप्लीफाई करके। ये बन जाएगा बच्चे, देखो 4 टाइम चला जाएगा, बन जाएगा 1/12 इंटू 100। आंसर आ जाएगा जी 8.33%। आया समझ की नहीं आया? तो कोई इक्वेशन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है बच्चे, इस सवाल को आप इस तरीके से ही करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ बच्चे हमारा, सी ऑप्शन आंसर। ठीक है जी। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A sum of rupees 1100 was taken as a loan. This is to be repaid in two equal installments. If the rate of interest be 20% compounded annually, then the value of each installment is। देखो जी बच्चे, जब भी हम इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं वो इक्वल होती हैं। इस क्वेश्चन में दो इंस्टॉलमेंट्स की बात हो रही है। पहली इंस्टॉलमेंट आपने 1 साल के बाद पे की, अगर मैं इसको मान लेता हूं एक्स है। जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है जो कि आप 2 साल के बाद पे करेंगे वो भी कितनी होगी बच्चे, एक्स। समझ गए? अच्छा पहली किस्त आपने 1 साल के बाद पे की है तो इसमें 1 साल का ब्याज इंक्लूड होगा, और किस रेट से, 20% से। अगर मुझे आप ये बताओ पहली वाली किस्त की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी हो, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का मतलब अगर ब्याज वाला पार्ट हटा दिया जाए तो पहली वाली किस्त की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी बनेगी, एक्स इंटू 100/120। समझ गए? समझ गए ना बच्चे? क्योंकि अगर प्रिंसिपल से अमाउंट पे जाना होता तो आप 120/100 से गुना करते, लेकिन अमाउंट से प्रिंसिपल पे आना है तो क्या करेंगे, उल्टे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को 100/120 से गुना करेंगे तो पहली वाली किस्त की प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। समझ आया बच्चे? सिमिलरली दूसरी किस्त की प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे हम। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का मतलब इंटरेस्ट वाला पार्ट हटा देना। समझ गए? तो दूसरी किस्त की प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी x इंटू 100/120 का स्क्वायर। अच्छा बच्चा स्क्वायर क्यों किया बच्चे? क्योंकि दूसरी किस्त आप 2 साल के बाद पे कर रहे हो तो इसमें 2 साल का ब्याज इंक्लूड है, तो 2 साल बैक आना है। तो 2 बार उल्टे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके आप प्रिंसिपल वैल्यू पे पहुंचोगे। इतना भी समझ आ गया बच्चे आपको? आप ध्यान दो, जब भी आप किस्तें पे करते हो उसमें ब्याज होता है। अगर सभी किस्तों में से ब्याज वाला पार्ट हटा दिया जाए, सभी किस्तों में से अगर इंटरेस्ट वाला पार्ट हटा दिया जाए और उनको जोड़ दिया जाए तो उतना ही ना आएगा जितना आपने बैंक से लोन लिया है। तो कहने का मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, प्रिंसिपल वैल्यूज का सम, जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, जितना आपने बैंक से लोन लिया है। तो बच्चे यहाँ पे दो किस्तें हैं, दोनों किस्तों की हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली। पहली वाली किस्त की प्रिंसिपल वैल्यू ये है, दूसरी वाली किस्त की प्रिंसिपल वैल्यू ये है, और इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, जितना आपने बैंक से लोन लिया हुआ है। कहने का मतलब ये बन जाएगा बच्चे। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा और फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये बनेगा 5/6, 20 से काट के, और यहां से जो दूसरी वाली प्रिंसिपल वैल्यू है ये बन जाएगा 5/6 का स्क्वायर। इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 1100 के बराबर होगा। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे। x इंटू 5/6 कॉमन ले लो, यहां रह जाएगा 1, यहां आ जाएगा 5/6 इज इक्वल्स टू 1100। फटाफट इसको और सिंप्लीफाई करो, x इंटू 5/6 ये बन जाएगा 11/6 इज इक्वल्स टू 1100। ये कट जाएगा 11, कितने टाइम्स बचे, 100 टाइम्स। ये चला जाएगा कितना, 20 टाइम्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 20 तो x कितना आ जाएगा जी, 720। तो x आ गया जी 720। मतलब वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट जो होगा वो कितना होगा, 720 रुपए होगा। आया समझ की नहीं आया? कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने आपको, इसी तरीके से सवाल करेंगे आप। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ बच्चे, सी ऑप्शन आंसर हुआ। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो जी क्या लिखा हुआ बच्चे,
A fruit seller buys some oranges and by selling 40% of them, he realizes the cost price of all the oranges. As the oranges being to grow overripe, he reduces the price and sells 80% of the remaining oranges at half the previous rate of profit. The rest of the oranges being rotten and thrown away, the overall profit percentage is. बच्चे देखो, ध्यान देना, मान लो कितने ऑरेंजेस हैं, हम लेट कर लेते हैं 100 ऑरेंजेस हैं। कितने हैं जी? 100 ऑरेंजेस हैं। और हर एक ऑरेंज का अगर सीपी में मान के चलूं 1 रुपया है, तो 100 ऑरेंजेस का जो सीपी है वो कितना बन जाएगा? 100 रुपीज बन जाएगा। समझ आया? अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चे, इसका 40% हम बेच रहे हैं किस पे? By selling 40% of them, he realizes the cost price of all the oranges. अच्छा जी, इसका आपने 40% बेचा, तो 100 का 40% कितना हुआ? 40। अच्छा, यहाँ 40 बेचने पर जो उसको मिला, क्या मिला, कितना मिला? वो बोल रहा है सभी ऑरेंजेस का जो सीपी था वो उसको यहाँ मिलता है, तो सभी ऑरेंजेस का सीपी कितना था? 100। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस बना कितना बना? 100 ही बना। इतना समझ आ गया? अब अगली लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? And sells 80% of the remaining at half the previous rate of profit. अच्छा, इस किसका 80% निकालना है? रिमेनिंग का 80%। रिमेनिंग कितना है? 100 में से 40 बिक गए, तो रिमेनिंग कितना रह गया? 60। 60 का 80% कितना हो गया बच्चे? 48। तो 48 ऑरेंजेस को वो बेचता है हाफ द प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे बच्चे 60 का फायदा हुआ, किसके ऊपर? 40 के ऊपर, गुना 100 कर देंगे, ये आ जाएगा जी 150%। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था 150%, तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा? यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा जी 75%, इसका हाफ। समझ गए? तो 48 जिसका सीपी है उसके ऊपर 75% का फायदा हो रहा है। 75% मतलब 3/4, कितना आ जाएगा जी? 36 का फायदा आ गया। तो 36 के फायदे में अगर हम बेचते हैं तो ये वाला सेलिंग प्राइस बन जाएगा जी 84। 48 में जब 36 जोड़ दिया आपने, कितना आ गया? ये आ गया जी बच्चे 84। तो सेलिंग प्राइस कितना बन गया? 84। अच्छा, इसके बाद जो 12 बच गए, इसके बाद जो 12 बच गए, वहां से हमें कुछ रिकवर नहीं होता, तो इनका सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक है जी। तो टोटल सीपी बन गया बच्चे 100, जो कि 100 ही था। टोटल सेलिंग प्राइस बन गया 184। 100 में खरीदा, 184 का बेचा, तो आपको फायदा हुआ या घाटा हुआ? फायदा हुआ। कितना परसेंट फायदा हुआ कुल मिला के आपसे ये पूछा जा रहा है, तो कुल मिला के फायदा हो रहा है जी 84%। आया समझ की नहीं आया बच्चे? क्लियर यहां तक की कहानी? समझ गए? तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। There are 50 successive percentage discounts given in a series of 2%, 4%, 6%, 8% and so on. What is the net discount? Equivalent discount percentage पूछा जा रहा है। ठीक है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं बच्चे, ठीक है, फिर लॉजिकली आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को हम बस पढ़ते ही आंसर दे सकते थे। देखो जी बच्चे, इस सवाल में बच्चे एमआरपी तो नहीं दिया हुआ, तो एमआरपी आप लेट कर लो 100 रुपया। ठीक है जी, पहली चीज तो ये। अच्छा, किस सीरीज में डिस्काउंट है? पहला डिस्काउंट है जी 2%, फिर 4%, फिर 6%, फिर कितना है? 8% एंड सो ऑन। मतलब इस सीरीज में डिस्काउंट्स देते जा रहे हो आप। बच्चे ये सीरीज एपी की सीरीज है, दो दो के गैप में डिस्काउंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, पहले 2 था, फिर 4% था, फिर 6% था, फिर 8%, फिर 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। इस तरीके से डिस्काउंट्स आप देते जा रहे हैं। ठीक, और फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है 50 सक्सेसिव डिस्काउंट्स है, मतलब इस सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है? 50 है। समझ रहे हैं बच्चे? दो का पहाड़ा चल रहा है, ये एपी की जो सीरीज आपको दिख रही है, दो का पहाड़ा जो चल रहा है। आप मुझे बता सकते हो 50th डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा अगर ये दो का पहाड़ा चल रहा है तो? बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं पांचवा डिस्काउंट बताओ, 2 गुना 5 करके आप बता सकते हो कितना आ जाएगा? 10। अगर आपसे पूछूं छठवां डिस्काउंट बताओ, तो 2 into 6 करके बता सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं 50th डिस्काउंट कितना है, तो 2 into 50 करके बता सकते हो। तो जो 50th डिस्काउंट होगा वो होगा जी 100%। कितना समझ गए? तो 50th डिस्काउंट 100% है, और 49th डिस्काउंट जो होगा, जो कि इसके पिछले वाला है, कितना परसेंट होगा? 98%। तो सीरीज आपको समझ आई, डिस्काउंट्स की सीरीज बच्चे इस तरीके से चल रही है। अच्छा, एमआरपी हमने कितना लेट किया हुआ है? 100 लेट किया हुआ है। अब ध्यान दें, एमआरपी अगर 100 है तो इसके ऊपर पहला डिस्काउंट है जो 2% दे दिया, 98 ओवर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहला डिस्काउंट देने के बाद रेट रह गया इतना, पहला डिस्काउंट देने के बाद रेट रह गया इतना, मतलब 98 रह गया। अब इसके ऊपर दूसरा डिस्काउंट दे रहे हैं 4%, मतलब इसको 4% और घटाओ,
96/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा डिस्काउंट है 6%, फिर 6% और घटाओ, कैसे घटाओगे? 94/100 से मल्टीप्लाई करोगे। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, लास्ट में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा क्या बनेगा? लास्ट वाला जो डिस्काउंट है वो 100% है। लास्ट वाला जो डिस्काउंट है वो 100% है, मतलब लास्ट में 100% घटाना है, तो 0/100 ना बनेगा, लास्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0/100 बनेगा, क्योंकि 100% घटाना है। समझ गए? अच्छा, 0/100 का क्या मतलब हुआ? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जीरो ही बनेगा, और जीरो से सब जब मैं सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? जो फाइनल आंसर है वो क्या बनेगा बच्चा? जीरो ही बनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एमआरपी था 100, एमआरपी था 100, ठीक है जी, बेचा जा रहा है जीरो का, मतलब मुफ्त का दे रहे हैं आप। मुफ्त का देने का मतलब आपने 100% डिस्काउंट दे दिया। कितना डिस्काउंट दिया? आपसे यही ना पूछा जा रहा है। एमआरपी अगर 100 था, सेलिंग प्राइस अगर जीरो बन रहा है, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? आपने रेट को बिल्कुल घटा दिया, मतलब मुफ्त का दे रहे हैं आप, जीरो का दे रहे हैं, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज जो हुआ वो कितना हुआ जी? 100%। आया समझ की नहीं आया? क्लियर है बच्चे? तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ इसका? सी ऑप्शन आंसर। ठीक है। अच्छा, लॉजिकली अगर सोचना होता, ध्यान से सुनो बच्चे, अगर लॉजिकली सोचना होता तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं समझ सकते थे कि रेट घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया, लास्ट में जाके जितना भी बच गया घट के उसको हमने 100% घटा दिया। घटते 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 जितना भी रह गया उसको लास्ट में जाके हमने 100% घटा दिया। ये समझ आया? मतलब रेट जो भी रह गया था लास्ट में जाके हमने उसको 100% घटा दिया। 100% घटाने का मतलब जीरो कर दिया। जीरो कर दिया मतलब मुफ्त का दे रहे हैं। मुफ्त का देने का मतलब आपने 100% डिस्काउंट दिया। तो इस क्वेश्चन को लॉजिकली भी सोचा जा सकता था। समझ गए? तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ इसका? सी ऑप्शन आंसर हुआ। ठीक है जी। तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। In summers, all metallic meter scales expand by 10%. Find the profit that a cloth trader makes in summers if he uses a metallic meter scale to measure cloth and if he sells at a markup of 10%. बच्चे, इस सवाल को करने के बहुत तरीके हैं। एक तरीका ये, मैंने शायद किसी क्लास में ये डिस्कस भी किया था। आपने ऐसे सवालों में करना है क्या है? एसपी टू सीपी रेशियो बनाना है। ठीक है। क्वेश्चन में जितनी भी चीजें दी हुई हैं, क्वेश्चन में जितने भी फैक्टर्स दिए हुए हैं, उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप ये फ्रैक्शन बनाओगे। पहली चीज तो ये। अच्छा, फ्रैक्शन कब कब वन से बड़ा बनेगा और कब कब वन से छोटा बनेगा, इस चीज पे आपने ध्यान देना है। देखना बच्चे, जब जब शॉपकीपर को फायदा होगा तब तब ये फ्रैक्शन आप बनाओगे वन से बड़ा, और जब जब शॉपकीपर को लॉस होगा तो ये फ्रैक्शन बनेगा वन से छोटा। इतना समझ गए? हर चीज को, हर फैक्टर को, क्वेश्चन में जितनी भी चीजें दी हुई हैं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने फ्रैक्शन बनाना है। तो अभी मैं सोल्यूशन करता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। अच्छा, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इन समर्स ऑल मेटेलिक मीटर स्केल्स एक्सपेंड्स बाय 10%। मान लो स्केल था 100 सेंटीमीटर का, एक्सपेंड होने की वजह से हो गया जी 110 सेंटीमीटर का। बच्चा, स्केल एक्सपेंड हो गया। अब आपने थोड़ा दिमाग लगाना है इस सवाल में। स्केल एक्सपेंड हो गया तो इस वजह से शॉपकीपर को फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है? जल्दी से सोचो, जल्दी बच्चे। स्केल एक्सपेंड होने की वजह से शॉपकीपर को फायदा या घाटा? बच्चे, शॉपकीपर को घाटा होगा। शॉपकीपर को थोड़ी ना पता है कि उसका स्केल एक्सपेंड हो चुका है गर्मियों में। समझ रहे हैं आप? तो 100 सेंटीमीटर का जो स्केल है वो 110 सेंटीमीटर का हो चुका है, मतलब जाने अनजाने में उसकी जेब से कपड़ा ज्यादा जा रहा है। समझ गए? तो इस वजह से शॉपकीपर को यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे? लॉस हो रहा है। ये समझ गए? अच्छा, अब मैंने क्या कहा था? जब जब शॉपकीपर को फायदा होगा तो फ्रैक्शन बनेगा वन से बड़ा, और जब जब घाटा होगा तो फ्रैक्शन बनेगा वन से छोटा। अब इन नंबर्स को ध्यान में रखते हुए आपने फ्रैक्शन बनाना है एसपी टू सीपी। ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है? समझाकर हटाओ, लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो फ्रैक्शन बनेगा वन से छोटा। वन से छोटा तभी ना बनेगा जब ऊपर आप लिखोगे 100, नीचे आप लिखोगे 110। आया समझ? अगर फायदा हो रहा होता तो ऊपर आप लिख देते 110 और नीचे आप लिख देते 100। समझ आया बच्चे? छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे शॉपकीपर को लॉस हो रहा है तो फ्रैक्शन बन जाएगा वन से छोटा, मतलब आप लिखेंगे 100/110। समझ गए? फिर आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अच्छा, इसका रोल खत्म हो गया। अब अगले फैक्टर के लिए, अगली लाइन के लिए हम नए सिरे से सोचेंगे। ये शॉर्टकट है, ध्यान ध्यान देना। ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है find the profit that a cloth trader makes in summers if he uses a metallic meter scale to measure cloth and if he sells at a markup of 10%। मान लो बच्चे कीमत थी 100, 10% मार्कअप पे बेच रहा है तो कितने का बेच रहा है जी? 110 का बेच रहा है।
अच्छा, मार्कअप करने की वजह से शॉपकीपर को फायदा या घाटा? बच्चे कीमत बढ़ा रहा है, बढ़ाकर पर्ची लगा रहा है एमआरपी की, तो मार्कअप की वजह से दुकानदार को हमेशा फायदा होता है। समझ रहे हैं? मार्कअप करने की वजह से फायदा होता है। तो अगर फायदा हो रहा है तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा वन से बड़ा। वन से बड़ा तभी बनेगा जब ऊपर आप लिखेंगे 110 और नीचे आप लिख देंगे 100। आया समझ? अच्छा, फाइनल फ्रैक्शन कट के देखते हैं क्या बन रहा है। तो फाइनल फ्रैक्शन बन गया 1/1। 1/1 का क्या मतलब हुआ बच्चे? खरीदा भी एक का, बेचा भी एक का, यही ना मतलब हुआ। सीपी टू एसपी रेशियो का क्या मतलब हुआ कि दोनों बराबर है। अगर एक का खरीदा एक का ही बेचा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन 0। आया समझ कि नहीं आया बच्चे? क्लियर? यही तरीका बेस्ट है इस सवाल के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अरे वाह बच्चे, सेम टाइप का सवाल फिर आ गया। देखो क्या लिखा हुआ है। A trader mixes 20% impurities in the rice that he is selling and he marks up the price further by 10%. Yet he makes no profit, no loss because he gives Y liters extra on every X liters bought. What is the ratio of Y and X? Y to X का रेशियो पूछा हुआ है। बच्चे उसी टाइप का क्वेश्चन है, हमने करना है क्या? एसपी टू सीपी रेशियो बनाना है। ठीक है जी। सबसे पहले 20% इंप्योरिटीज मिक्स कर रहे हैं। मान लो बच्चे उसके स्टॉक में पड़ा हुआ है 100 ग्राम, 20% इंप्योरिटीज मिक्स कर दी तो कितना हो गया जी? 120 ग्राम हो गया। अब मुझे आप ये बताओ, इंप्योरिटीज मिक्स करने की वजह से शॉपकीपर को फायदा या घाटा? फायदा। फायदा है तो ये वाला फ्रैक्शन जो एसपी टू सीपी रेशियो है क्या बनेगा? वन से बड़ा। वन से बड़ा कैसे बनेगा? 120/100। समझ आया बच्चे? आगे आप लगा दोगे मल्टीप्लाई का साइन, इसका रोल खत्म हो गया। ठीक है। अब आगे लिखो, देखो क्या लिखा हुआ है। वो बोल रहा है 10% उसने मार्कअप कर दिया, तो मार्कअप करने की वजह से फायदा हुआ। मान लो कीमत 100 थी, 10% मार्कअप कर दिया तो कितना हो गया जी? 110 हो गया। मार्कअप की वजह से फायदा, तो फ्रैक्शन बनेगा वन से बड़ा 110/100। ये भी समझ आ गया। अब आगे लिखा हुआ है ही मेक्स नो प्रॉफिट, क्यों? अच्छा एक चीज और, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब सीपी टू एसपी रेशियो क्या होगा? 1/1 होगा, मतलब सीपी और एसपी बराबर होंगे। मतलब इस वाले सवाल में जो हमने फाइनल रेशियो जो पिछले वाले सवाल में निकाला था, यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1/1, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस की बात कर रहे हैं। ये भी समझ आ गया। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? वो क्या लिख रहा है क्वेश्चन में आगे? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो वाई लीटर एक्स्ट्रा दे रहा है हर एक्स लीटर के साथ। मतलब एक्स की जगह पर कितना दे रहा है? एक्स प्लस वाई दे रहा है। ज्यादा दे रहा है, मतलब मुफ्त दे रहा है। मुफ्त में देने की वजह से उसको क्या हो रहा है बच्चे? घाटा हो रहा है। घाटा हो रहा है तो फ्रैक्शन बनेगा वन से छोटा। छोटा तभी ना बनेगा जब ऊपर एक्स लिखेंगे, नीचे आप बड़ी क्वांटिटी लिखेंगे, मतलब एक्स प्लस वाई लिखेंगे। आया समझ कि नहीं आया बच्चे? ठीक है। अब ये इक्वेशन बन गई, यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई और एक्स का रेशियो बता सकते हो। चलो मैं सिंप्लीफाई करवा देता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। इस जीरो से जीरो कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है जी, और काटते हैं जी। 6 से काट लें, 2 से काट लें। 2 6 250, 2 से अगेन काटो, 2 3 225। ठीक है जी, ऊपर बन जाएगा बच्चे 33x। ठीक, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू एक्स प्लस वाई। देखते हैं फटाफट क्या बनता है। 33x इज इक्वल टू 25x प्लस 25y। ठीक है बच्चे, ये बन जाएगा 8x इज इक्वल टू 25y। ठीक, तो 8/25 इज इक्वल टू y/x। तो y/x आपसे रेशियो पूछा जा रहा था, तो क्या आंसर होगा इसका? 8:25। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ बच्चे? सी ऑप्शन आंसर। आया समझ के नहीं आया? तो इस सवाल के लिए भी यही तरीका बेस्ट है। ठीक है जी, ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन बच्चे ध्यान देना। Three pipes A, B and C attached to a cistern. A can fill it in 20 minutes, B can fill it in 30 minutes and C is a waste pipe. C का भी टाइम नहीं दिया हुआ। अच्छा जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे हम स्टेटमेंट लिखते जाते हैं, आगे सॉल्यूशन करते जाते हैं। ए जो है 20 मिनट में पूरा टैंक भर देता है और बी जो है 30 मिनट में पूरा टैंक भर देता है। सी का टाइम अभी नहीं गिवन, सी सिचुएशन में है, उसको बाद में देखेंगे। अच्छा टैंक लेट कर लो यहीं से। टैंक कितना आ गया जी? 60 यूनिट्स का। ए का स्पीड बन गया कितना? 3 और बी का स्पीड बन गया 2। ठीक है। अच्छा अब आगे लिखा हुआ है आफ्टर ओपनिंग बोथ द पाइप्स ए एंड बी, रिया लीव्स द सिस्टम टू फिल एंड रिटर्न्स व्हेन द सिस्टम इज सपोज्ड टू बी फिल्ड। अच्छा रिया ने किया क्या बच्चे? रिया जो है दोनों पाइप्स को खोलकर चली जाती है, ए और बी को। समझ गए? ए और बी को खोल के जाती है और कब वापस आती है? जब उसके अनुसार टैंक को भर जाना चाहिए था तब वो वापस आई। अच्छा रिया के अनुसार
ए और बी काम कर रहे हैं। फिर से सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है। रिया के अनुसार ए और बी काम कर रहे हैं, तो रिया के अनुसार टैंक जो है बच्चे भर जाना चाहिए था 60/5, मतलब 12 मिनट्स में। तो रिया के अनुसार टैंक जो है बच्चे 12 मिनट में भर जाना चाहिए था। समझ गए? अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बट शी फाउंड दैट वेस्ट पाइप सी हैड बीन लेफ्ट ओपन, शी क्लोजेस इट, नाउ द सिस्टम टेक्स 5 मिनट्स मोर टू फिल। अच्छा देखो बच्चे, क्वेश्चन सब आगे का कहानी समझो, क्वेश्चन की क्या लिखी हुई है। ये रहा जी हमारा पूरा 60 यूनिट्स का टैंक। मान लो इस पॉइंट पर रिया वापस आई, तो इस पॉइंट पर जब वापस आई तो रिया ने क्या देखा, वेस्ट पाइप भी गलती से खुली रह गई थी। तो इस पॉइंट पर आकर वो देखती है कि टैंक भरा नहीं हुआ। अच्छा किस पॉइंट पर वापस आई है, कितने मिनट्स बाद वापस आई है वो, 12 मिनट बाद वापस आई है। तो 12 मिनट बाद जब उसने देखा कि तीनों पाइप्स काम कर रही थी, मतलब 12 मिनट तक किसने काम किया, ए ने भी, बी ने भी और सी ने भी। अब इस पॉइंट पर आकर उसने सी को बंद किया, तो बचा हुआ काम किससे करवाया, ए और बी से। बचा हुआ काम ए और बी कंप्लीट करते हैं 12 मिनट में, सॉरी 5 मिनट्स में। समझ आया बच्चे? अब ध्यान दो, जब ए और बी मिलकर काम करते हैं तो प्रति मिनट बनाते हैं जी 5। ठीक है, तो यहां से यहां तक ए और बी ने काम किया कितने मिनट तक, 5 मिनट तक। तो 5 मिनट में 5 की स्पीड से कितना काम कर दिया होगा, 25। टोटल काम 60 था, जिसमें से ये वाला काम 25 है, तो ये वाला काम कितना रहा होगा, 35। ये किसने किया बच्चे, ये ए बी सी ने किया है। तो 35 काम ए बी सी कर रहे हैं 12 मिनट में, तो यहां से 35/12 करके ए बी सी का स्पीड निकल सकते हैं। ये आ गया जी ए बी सी का स्पीड। और ए और बी का स्पीड कितना है वो तो हमें ऑलरेडी पता है, 5 है। अच्छा इनका जो नेट इफेक्ट होगा वो किसका स्पीड होगा, सी का स्पीड होगा। एक बार फिर सुनो बच्चे ध्यान से, 35/12 जो है तीनों का स्पीड है, और जो 5 स्पीड है वो किसका है, ए और बी का है। इनका जो नेट फिगर होगा, जो नेट वैल्यू होगी वो सी की स्पीड होगी। तो यहां से बच्चे सी की स्पीड आ जाएगी 25/12। इतना समझ आया? अच्छा अब आगे क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, हाउ मच टाइम द पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम। पूरा पूरा टैंक यदि सी से खाली करवाना होता तो कितना समय लगता। अच्छा पूरा टैंक है कितना, 60, खाली किससे करवाना है, सी से। सी की स्पीड हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितनी है, 25/12, 25/12, 12 चला जाएगा ऊपर, 5 से काट लो, 5 5 25, ये 12 टाइम्स, ये आ जाएगा 144/5, और 144/5 कितना होता है, ये हो जाता है जी 28.8 मिनट्स। आया समझ की नहीं आया? ठीक है जी। तो पूरा टैंक यदि सी से खाली करवाना होता है, एम्प्टी वाली पाइप से खाली करवाना होता तो 28.8 मिनट्स लगते। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, डी ऑप्शन आंसर। ठीक है जी, आया समझ बच्चे? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसी लेवल के सवाल आपको करने होंगे बच्चे, तो ही पेपर निकलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9। A can do a piece of work in 90 days, B in 40 days and C in 12 days. They work for a day each in turn, मतलब alternate days पर work कर रहे हैं। First day A, second day B, third day C work कर रहे हैं। After that, the cycle is repeated till the work is finished. They get rupees 240 for this job. If the wages are divided in proportion to the work done, find the amount A will get. अच्छा A का हिस्सा बताना है, तो पहले तो आप ये देखो जी, पहले वर्क लेट करो। ए 90 डेज में कर सकता है सेम काम को, बी 40 डेज में कर सकता है सेम काम को, सी जो है 12 डेज में कर सकता है। ठीक है बच्चे, कितना वर्क ले सकते हैं, 360 ले लें। अच्छा ए का स्पीड क्या बन जाएगा 4, बी का स्पीड क्या बन जाएगा 9, और सी का स्पीड क्या बन जाएगा 30। समझ गए? अब क्वेश्चन देखो आगे समझो क्या लिखा हुआ है। ये रहा काम, फर्स्ट डे ए ने काम किया, सेकंड डे बी ने काम किया, थर्ड डे सी ने काम किया। यहाँ 4 काम हो गया, यहाँ 9 काम हो गया, यहाँ पे 30 काम हो गया। तो बच्चे इस तरीके से वर्क हो रहा है, 4 9 एंड 30, 4 9 एंड 30। मतलब फर्स्ट 3 डेज में, फर्स्ट 3 डेज में कितना काम हो पा रहा है, 39 39 43 यूनिट्स का। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। 3 दिनों में 43 बने, फिर आगे 43 बने, फिर आगे 43 बने। तो 360 या 360 से पहले ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं बच्चे, ऐसे 8 पेयर्स पॉसिबल हैं। और 8 पेयर्स को बनने में कितना समय लगा, पहले आप वो देख लो, 24 दिन लगे। कितने दिन लगे हैं, 24। और यहाँ पे कितना काम कंप्लीट हो गया, 344 काम कंप्लीट हो गया। कंप्लीट करवाना कितना बचे, 360। अब किसकी बारी आएगी, अब बारी आएगी जी ए की। यहाँ साइड में लिख लेते हैं, 24 दिनों में, 24 दिनों में 344 यूनिट्स का काम हुआ है। अब किसकी बारी आएगी, ए की। ए से बच्चे एक दिन का काम करवाओ, एक दिन में कितना भर देगा, बना देगा 4, 348 हो गया। अभी पूरा नहीं हुआ,
अब किसकी बारी आएगी, बी की। बी से एक दिन का काम करवाओ, बी एक दिन में 9 बना देगा, 357 हो गया, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब बारी आएगी सी की। सी जो है 30 यूनिट बनाता है एक दिन में, ठीक है जी। लेकिन अगर मैंने सी से एक दिन का काम करवा लिया तो काम जो है एक्सीड कर जाएगा। यहां देखो बच्चे, 30 यूनिट बनाता है एक दिन में, तो एक यूनिट बनाने के लिए दिन का कितना हिस्सा लेगा, 1/30। कितने रह गए रिमेनिंग, 3 रह गए, तो 3 बनाने में 3/30 मतलब 1/10 डे। तो यहाँ पे 1/10 दिन सी लेगा बचे हुए 3 बनाने में। इतना समझ गए बच्चे? ठीक है, अब हमने बांटनी है वेजेस, तो वेजेस बटेंगे वर्क डन के रेशो में। अब एक काम करते हैं बच्चे, स्पेस बनाते हैं थोड़ा। ओहो, अच्छा कोई बात नहीं। देखो, उम्मीद है आपने नोट डाउन कर ली होंगी चीजें। देखो, ए बी एंड सी, एक मिनट वो चीजें फिर लिख लेते हैं। 24 दिनों में 344 काम हुआ था, ठीक है बच्चे। उसके बाद ए ने काम किया एक दिन, उसने 4 बना दिया। उसके बाद बी ने काम किया एक दिन, 9 बना दिया। कितना हो गया जी, 357 हो गया। उसके बाद सी ने काम किया 110, 1/10 दिन, तो इसने 3 बना दिया, 360 हो गया जी पूरा। बिल्कुल 360 पूरा हो गया। ठीक है बच्चे, अब मुझे ये बताओ ए ने कुल कितने समय काम किया, कितने दिन काम किया। तो ए ने बच्चे 24 में से 8-8 दिन तो तीनों ने काम किया, एक दिन और किया, मतलब ए ने कुल 9 दिन काम किया। बी ने 9 दिन काम किया, सी ने 8 और 1/10 और, मतलब 81/10 डे। समझ गए? तो ए ने इतने दिन काम किया, बी ने इतने दिन काम किया, सी ने इतने दिन काम किया। अच्छा, ए का स्पीड कितना था, ए का स्पीड था 4, बी का स्पीड था 9 और सी का स्पीड था 30। तो जैसे ही मैं स्पीड से मल्टीप्लाई करूंगा टाइम को, तो इनका आ जाएगा वर्क डन। ठीक, क्या आएगा बच्चे, वर्क डन। तो इसको हटाते हैं यहां से। ध्यान दें, तो वर्क डन कैसे, कितना आएगा, 36 ये आ जाएगा, 81 ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 81 इंटू 3। 9 से काटना, 9 से काट लो, 9 4 जा 36, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 और 27 हो जाएगा ये। ठीक है जी, ये बन गया बच्चे वर्क डन का रेशियो। टोटल वेजेस कितनी है, 240, इस रेशियो में बांटनी है। 36 4, ये हो गया जी 40, 40 से कितना आ गया जी 6। 1 यूनिट 6 के बराबर किसकी वेजेस निकालनी है, ए की निकालनी है। तो 6 4 जा 24, तो ए के हिस्से में कितने रुपए आएंगे, 24 रुपए आएंगे, बी ऑप्शन आंसर। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। देखो जी फटाफट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 20 किलोमीटर पर आवर। The distance between point A and point B is 480 kilometers. The boat started traveling downstream from A to B. In the midway, it is powered by an engine, due to which speed of boat increased. Now boat reached point B and started back to point A with the help of the same engine. It took 19 hours in total. Then with the help of the engine, the speed of the boat increased by how many kilometers per hour? Increased speed बतानी है। देखो जी, होता क्या है बच्चे, बोट जो है मिडवे तक जाती है, किस स्पीड से, खुद की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम जा रही है, 40 प्लस 20 कितना हो गया जी 60। अच्छा, मिडवे के बाद क्या होता है, उसकी खुद की स्पीड जो है इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज कर देते हैं बोट इंजन की स्पीड। इंजन की स्पीड पहले कितनी थी 40, इंक्रीज स्पीड को हम रख लेते हैं एक्स, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 20 है। तो मिडवे के बाद बी पॉइंट तक कितना टाइम लगा। अच्छा, वापसी टोटल 480 किलोमीटर किस स्पीड से, खुद की स्पीड बोट की 40 प्लस एक्स है माइनस स्ट्रीम की स्पीड, तब जाके जो टोटल टाइम लगा है वो कितने आवर्स लगे हैं जी, 19 आवर्स लगे हैं। इक्वेशन समझ आई बच्चे? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ आ जाएगा 4, और ये जो 4 है वो आरएचएस वाली साइड से 19 से कट के माइनस हो गया, क्या बन जाएगा 15। तो इक्वेशन सिंप्लीफाई करके बन जाएगी 240 ओवर 60 प्लस एक्स प्लस 480 ओवर 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 15। बच्चे अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे बनेगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करोगे वहां से एक्स का वैल्यू निकलेगा। लेकिन जब भी इस टाइप के सवाल होंगे जहां पे डिनोमिनेटर में एक्स आ जाएगा, तो आप ऑप्शन की हेल्प जरूर लेंगे, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा बच्चे। अब मुझे एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, या तो 10 होगी या 15 होगी या 20 होगी या 24 होगी। थोड़ा लॉजिकली सोचना है बच्चे, आपने क्या ऑप्शन आप रख सकते हो। अगर आप यहाँ 10 रखोगे, देखो लॉजिकली कैसे, अगर आप यहाँ 10 रखोगे तो 60 प्लस 10 कितना हो जाएगा 70,
240/70, 70 से तो नहीं जाएगा ना 240, तो आंसर किस में जाएगा, मतलब ये वाला जो वैल्यू किस में जाएगा, पॉइंट्स में जाएगा। तो पहले आप ऐसी वैल्यू सोचेंगे जो नंबर को एग्जैक्ट काटे, ठीक है। 10 नहीं रखेंगे आप यहाँ पे, 10 रखने से 70 हो जाएगा, 70 240 को काटेगा नहीं बच्चे। तो आप यहाँ पे क्या रखने की कोशिश करेंगे, 15 भी रहने देते हैं, पहले हम 20 रख के देखते हैं। अगर यहाँ 20 रखते हैं तो 240/80, और ये हो जाएगा 480/40। देखते हैं क्या बनता है। ये तो बन जाएगा बच्चे कितना, ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 12। तो 3 + 12 कितना होता है जी, 15 होता है। मतलब ये जो मैंने 20 वैल्यू उठाई है, जो x का वैल्यू उठाया है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, मतलब यही हमारा आंसर है। तो जो इंक्रीज स्पीड है वो है 20 km/h। आया समझ की नहीं आया बच्चे, ठीक है जी। तो ऐसे सवालों में बच्चे ऑप्शन की हेल्प लोगे, यूं चुटकी में सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए। चलो जी, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 10। चलो, तो आज की क्लास में बच्चे इतने ही सवाल, अगली क्लास में मिलेंगे नए सवालों के साथ। तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।